अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द पॉलिटिकल। मैं मोहम्मद नफीस अंसारी इस वक्त आपसे असम इलेक्शन जो कि अप्रैल 2021 में होने वाली है उसी सिलसिले में बातें करना चाहता हूँ। इस वक्त असम में जब लास्ट इलेक्शन हुई थी अप्रैल 2016 को, तो बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई थी। आंकड़ा आपके सामने है। इस इलेक्शन में यानी आज से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी विधानसभा की, टोटल 126 विधानसभा की सीटें असम में हैं, 126। उन 126 सीटों पर बीजेपी ने 126 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से उसे 61 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी 61 सीट बीजेपी ने जीत ली। एजीपी नाम की एक पार्टी है जिसने 13 सीटें जीती, बीपीएफ नाम की एक पार्टी जिसने 11 सीटें जीती और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता। इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीटें जीती और AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नामक पार्टी जो कि बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, उसने 14 सीटें जीती हैं और इस वक्त 6 सीटें खाली हैं। सरकार बनाने के लिए असम के विधानसभा में 64 सीटों की ज़रूरत पड़ती है, 64, और बीजेपी कितनी जीती? 61, यानी 3 सीटों की ज़रूरत बीजेपी को थी। तो बीजेपी के साथ जिन पार्टियों ने अलायंस किया वो एजीपी 13 सीटों के साथ, बीपीएफ 11 सीटों के साथ और एक आज़ाद उम्मीदवार ने बीजेपी का साथ दिया। तो इस वक्त एनडीए की सरकार असम में है जिनकी कुल सीटें 86 होती है। बीजेपी की 61 सीटें, एजीपी की 13 सीटें, बीपीएफ की 11 और एक आज़ाद उम्मीदवार के समर्थन से इस वक्त एनडीए की सरकार असम में है। अपोजिशन में इस वक्त कांग्रेस और AIUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है जिनके पास मात्र 34 ही सीटें हैं, यानी आंकड़ा से बहुत दूर। बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि पिछले 5 साल का जब मैं आपको आंकड़ा पेश करूंगा तो आप बीजेपी को उसके आसपास भी नहीं पाओगे। इसके बाद ही मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि इस बार असम में किसकी सरकार बनने के चांसेस है और असम का पॉपुलेशन, मुस्लिम हिंदू वोट, क्रिश्चियन वोट कितना, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको आंकड़ा समझना पड़ेगा। सन 2001 में जब असम में विधानसभा इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने 71 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, मात्र 8 सीटें। उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ 2006 में, जहां पर कांग्रेस ने 53 सीटें जीती और बीजेपी ने 10 सीटें जीती, यानी 2 सीटें बीजेपी की बढ़ गई। उसके फिर 5 साल बाद इलेक्शन हुआ 2011 का इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस 79 सीटें जीती और बीजेपी 5 सीटें जीती। और फिर उसके 5 साल बाद इलेक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ लगातार 8 बीजेपी के, फिर 10 बीजेपी के, 2 बढ़ गया, फिर 5, यानी 5 सीटें बीजेपी के घट गई। 2011 इलेक्शन तक बीजेपी का मात्र 5 ही विधायक असम में था, लेकिन जैसे ही 2016 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी की 26 सीटें, माफ़ करना, कांग्रेस की 79 से 26 सीटें और बीजेपी की 5 से 60 सीटें हो गई, 60। मैं इसका रीज़न आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं, कि ये चमत्कार नहीं है, ये बीजेपी का मेहनत और कांग्रेस की जासूसी है, तब जाके ये काम हुआ है। आप 2016 के इलेक्शन के ये चार्ट देखोगे जहां पर तमाम पार्टियों का यहाँ मैं जिक्र करूंगा, इंक्लूडिंग बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी का। 2016 का नहीं है, जस्ट वेट अ मिनट, ये 2011 का इलेक्शन है, इलेक्शन इज 2011 के विधानसभा इलेक्शन में टोटल 126 सीटों में कांग्रेस ने 78 सीटें जीत ली और बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी AIUDF उसने 18 सीटें जीती। एजीपी नाम की पार्टी ने 10 सीटें जीती, बीजेपी ने मात्र 5 सीटें जीती। ये वो 2011 के इलेक्शन है जो 2016 से पहले हुई है, जब बीजेपी की नामो निशान असम में नहीं था। आप देखें, बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटें जीती है, मात्र 5। बीपीएफ नाम की पार्टी ने 12 और अदर आज़ाद उम्मीदवार सब मिला के 3 सीटें है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? तरुण गोगोई। और आपको मैं बता दूं कि 2011 के इस इलेक्शन में कांग्रेस ने बीपीएफ के साथ अलायंस कर ली थी और ये वही बीपीएफ है जो इस वक्त असम में बीजेपी के साथ सरकार में है। मैंने पहले ही कहा था कि मुसलमानों का वोट सिवाय एमआईएम के या AIUDF के जहां भी जाएगा नुकसान खाएगा, क्योंकि वो बीजेपी से मिल ही जाते हैं। मैं आपको 2011 इलेक्शन का पूरा डिटेल दिखाना चाहूँगा कि आखिर किस किस पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया और कैसे किस पार्टी ने कांग्रेस को या AIUDF को नुकसान पहुंचाई और बीजेपी की मदद करने की कोशिश की। 2011 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 126 सीटों में अपना उम्मीदवार उतारी थी। उस वक्त AIUDF के साथ उसका अलायंस नहीं था। रिमाइंड इट,
2011 के इलेक्शन में AIUDF का INC से कोई अलायंस नहीं था, इसीलिए 126 कैंडिडेट 126 सीटों पर कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया, जिसमें से 78 सीटें वो जीत गई। AIUDF पार्टी, जो कि बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, उसने 78 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से उन्हें 18 सीटों का जीत हासिल हुआ। यानी 2011 से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उससे 8 सीटें ज़्यादा बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी ने जीती। BPF, जिसका नाम है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उसने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसका पहला इलेक्शन था और उसने 12 सीटें हासिल कर ली। फर्स्ट इलेक्शन 12 सीट, क्योंकि इसके कौम के लोग इसके साथ हैं, हमारे जैसे नहीं है लोग। AGP असोम गाना परिषद पार्टी ने 104 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और मात्र 10 सीटें जीती। पिछली के मुकाबले में 14 सीटें उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मात्र 5 में जीत हासिल की और बाकी तमाम सीटों पर उनको नुकसान हासिल हुआ। अब आता है एक मोड़। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी कहती है ना कि हमारे बंगाल में बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे कौम के इतने मासूम हैं बेचारे, फिर भी ममता बनर्जी की बातों को विश्वास कर लेते। हम मुसलमान है ही मासूम, क्या करते हैं ममता जी। तृणमूल ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के और AIUDF खास करके मुसलमान वोट को काटकर मात्र 1 सीटें ही जीती, मात्र 1 सीटें, सिर्फ 1। कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारी, जिसमें एक भी उम्मीदवार इनका नहीं जीता, बल्कि पिछला जो 2 सीट था वो भी गया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, एक मार्क्सिस्ट की पार्टी है और एक नॉर्मल जो CPM है, उसने 17 में उसने भी उतारे और पिछला वाला जो 1 सीट था वो भी गया, 0। और 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते। ये 2011 का डिटेल लिस्ट था किस किस पार्टी ने कितने सीटों में चुनाव लड़ी और कितने सीटों में जीती। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, उसके बाद AIUDF का रहा और उसके बाद फिर BPF और असम और भारतीय जनता पार्टी का तो 5 ही सीट थी। इसके बाद डायरेक्ट मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा 2016 का इलेक्शन जो अप्रैल में विधानसभा का हुआ। 126 में जहाँ BJP 5 सीटों पर थी, वो BJP 61 सीटों पर आ खड़ी हुई, और जो कांग्रेस 78 सीटों पर थी वो कांग्रेस 2016 के इलेक्शन में मात्र 20 सीटों पर आकर निपट गई, 56-58 सीटों का नुकसान। और जो AIUDF पार्टी 18 सीटों पर थी वो 14 पर निपट आई। ये सब कुछ हुआ कैसे? पिछला 5 साल का आंकड़ा आपने देखा, ये हुआ कैसे? इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या। फिर आइए पॉपुलेशन में। 100% पॉपुलेशन में हिंदू 61% है, 61.47, मुस्लिम 34.22%, क्रिश्चियन 3.74%, जिनके बारे में मैंने शुरू में कहा कि 11,66,000 मात्र क्रिश्चियन रहते हैं, और सिख 0.7% रहते हैं। यानी आसाम की कुल आबादी में 2011 के सेंसस के मुताबिक 34% मुसलमान है। 34, आज के दौर में उसे आप 35 पकड़ो, और हिंदू 61.47, उसे 62% पकड़ो। यानी मुसलमानों का जो दमखम इस वक्त आसाम में है वो करीबन 30 से लेकर 40 सीटों तक है, 30 से लेकर 40 सीटों तक, मेरे आंकड़ों को आप याद रखना। और बाकी सीटों पर सिख करीबन 3 से 5 सीटों पर है, माफ़ करना, क्रिश्चियन 3 से 5 सीटों पर है, और हिंदू जो वोट है वो करीबन 70 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। 25 सालों से हिंदू BJP को वोट नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट कर रहा था, लेकिन 2016 में हिंदुओं ने एक तरफा BJP को वोट कर दिया। यही हकीकत है। इसीलिए BJP 5 से 61 सीट पर सीधा उछल के चली आई, कोई कुछ नहीं कर पाया। 61 सीट। इस इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। 2016 के विधानसभा इलेक्शन में आप तमाम रिजल्ट को छोड़कर सीधा कांग्रेस और AIUDF पर ध्यान दीजिए। AIUDF को 14 और कांग्रेस को 20 सीटें मिली है, टोटल 34 सीट। मुसलमानों का जो मेजॉरिटी इलाका है, यानी मुसलमानों को जो वोट में दम है, वो 40 सीटों पर है, 30 से लेकर 40 सीटों तक। तो इससे हमें यह समझ में आया कि मुसलमानों का वोट AIUDF और कांग्रेस में बढ़ गया, और 60% हिंदुओं ने कांग्रेस को मुंह तक नहीं लगाया, और पूरे के पूरे हिंदुओं ने BJP को वोट दिया और अन्य पार्टियों को वोट दिया। मुसलमानों का 40 MLA AIUDF का होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को वोट देने की वजह से वो वोट बढ़ गए। और हर उस इलाके में जहां पर
हिंदुओं की आबादी 30-40% मुसलमानों की 60% थी, वहाँ पर 30% मुसलमान का वोट AIUDF को गया, 30% मुसलमान का वोट कांग्रेस को गया और 40% हिंदुओं का वोट बीजेपी को गया, इसलिए वहाँ भी बीजेपी जीत गई। अब कंक्लूजन में आते हैं। इस वक्त अगर आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार गिर जाए असम में, तो वो बहुत आसान है। वो है मुसलमानों का कांग्रेस से दूरी, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस मुसलमान ज़्यादा कर रहा था, इसीलिए हिंदू बीजेपी की तरफ चला गया। अब अगर हिंदुओं को उसको कांग्रेस की तरफ लाना है तो मुसलमानों को कांग्रेस का बहिष्कार करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा टफ काम है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब ने कांग्रेस से अलायंस कर ली है और 2021 के इलेक्शन में बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मेरी नज़र में मैं इस फैसले की इज्जत तो कर सकता हूं, लेकिन इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 34% मुसलमानों का वोट जो कि करीबन 40 विधानसभा की सीटों पर प्रभाव रखता है, उन सीटों पर बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को अकेले मेहनत करनी चाहिए थी। जो मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे उसे वैसे भी बदले में कुछ मिलता नहीं है, तो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF को 40 सीटों पर यानी 34% मुसलमानों के वोट को पूरा तरीके से कब्जा कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि 2016 में मुसलमानों का वोट कांग्रेस और AIUDF में बढ़ गया और कुल 40 सीटें आई, बाकी तो बीजेपी जीत गई। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाओ कि जब 2016 में कांग्रेस की 20 और AIUDF की 14 सीटें आई और ये दोनों जब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो मुसलमान वोट तो चलो बटेगा नहीं, एक साथ हो जाएगा। कांग्रेस मुस्लिम एरिया में ज़्यादा सीट लेगी और AIUDF को हिंदू तो वोट करेगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं का मानसिकता आप सब जानते हैं, जो भगवा उठाएगा वही हिंदू उसको वोट देगा, जो राम मंदिर का बात करेगा हिंदू उसी को वोट। हिंदू को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आज के डेट में नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मुसलमानों से नफरत चाहिए। यह रियलिटी है, इसको आप सबको मानना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल साहब से 34% मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का 40 विधानसभा की सीटों में 20 सीट ले लेगा, 20 सीट बदरुद्दीन अजमल साहब ले लेंगे और इनके अलायंस की वजह से हिंदू एकजुट होगा, फिर बीजेपी को वोट देते, तो इस अलायंस का फायदा किया। अब भी वक्त है, इलेक्शन से पहले बदरुद्दीन अजमल साहब, फॉर्मूला समझिए कि बदरुद्दीन अजमल साहब को कांग्रेस से अलायंस तोड़ना पड़ेगा और 40 विधानसभा की सीटों पर वहाँ पर काम करके लोगों को समझाकर मुसलमानों को मुत्तहिद करके 40 विधानसभा की सीटों का वोट अपने पास रख ले। तो 40 सीट AIUDF की हो गई, क्योंकि मुसलमान ने देखा कि हमारा वोट बटा तो बीजेपी जीत गई और कांग्रेस ने वैसे भी मुसलमानों का आसाम में कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए मुसलमानों को यह बात समझ में आएगी कि हमें अपना वोट बांटना नहीं है, हमें किंग मेकर बनना है। तो किंग मेकर बनने के लिए 34% मुसलमान अगर 40 विधानसभा की सीटों को AIUDF को वोट दे देते हैं तो 40 सीट रिजर्व हो जाएगी, 40 मुस्लिम MLA जीत कर आ जाएंगे। और मुसलमान अगर कांग्रेस का बॉयकॉट करने लगेंगे कि हमें कांग्रेस चाहिए नहीं, कांग्रेस ने राम मंदिर का सपोर्ट किया, बाबरी मस्जिद गिराया, त्रिपाल तलाक, तमाम मुद्दों को अपने सामने रख लो जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया, त्रिपाल तलाक, बाबरी मस्जिद को तोड़वाना, राम मंदिर का समर्थन करना, UAPA जैसे काला कानून का समर्थन करना और आने वाली तमाम इलेक्शन में जो भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा होगा उसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी, क्योंकि कांग्रेस हिंदू को वोट का उसे बहुत परवाह है, मुसलमान वोट की परवाह नहीं है। तो जैसे ही मुसलमान कांग्रेस का बहिष्कार करेगा वैसे ही 60% हिंदू वोट कांग्रेस की तरफ आ जाएगा और बीजेपी फिर पहले से लड़खड़ा जाएगी। कांग्रेस, हिंदुओं को कॉन्फिडेंट लेना पड़ेगा कि कांग्रेस उन्हीं की पार्टी है, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ाने वाला कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो ईंट पत्थर लेकर आई ना। शिलान्यास किसने किया था? राजीव गांधी ने। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर पूजा पाठ किसने शुरू कराई? राजीव गांधी ने। कांग्रेस ने ही उनको हाथ पकड़ के अंदर घुसाया और फिर उन्होंने अंदर घुसकर पूरा नापाकी मचा दी। तो यह बात भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो असल में हिंदुओं की पार्टी, बीजेपी से बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। तो हिंदू को वोट को कांग्रेस और बीजेपी के लिए छोड़ दो, अपना वोट को 40 MLA सिक्योर कर लो। सरकार बनाने के लिए 126 सीटों में 64 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 40 MLA मुसलमान खुद चुनकर फिक्स कर लेंगे तो सरकार उसी की बनेगी जिसकी बदरुद्दीन अजमल साहब चाहेंगे और सरकार उसकी गिर जाएगी जिसकी बदरुद्दीन अजमल साहब चाहेंगे। क्योंकि जब 126 सीटों में 40 सीट अगर आप निकाल दोगे तो बाकी 84 सीट बचेगा। 84 में आसपास घटेगा बढ़ेगा, इसमें कई सारी पार्टियां आ गई। अब देखो कितनी पार्टियां हैं, लेट्स चेक। ये जो 64% वोट है, यानी जो मुसलमानों का आप सीट अगर निकाल दोगे,
बाकी 84 जो सीट बचा, 84 सीट बीजेपी में, एजीपी में, बीपीएफ में, आज़ाद उम्मीदवार में और कांग्रेस में बढ़ जाएगा। उसके बाद किंग मेकर क्या, पूरी सरकार भी खुद बदरुद्दीन अजमल साहब की बनेगी और एक, लेकिन चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बनेगा, क्योंकि चूँकि वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी एरिया है, तो बदरुद्दीन अजमल साहब खुद चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो किसी भी पार्टी से समझौता करके बीजेपी को छोड़कर उसके एक माइनॉरिटी दलित को या कोई सही अच्छा पढ़ा लिखा हिंदू को चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो एक अच्छा हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुसलमान उसका साथ देंगे और पूरा आसाम अच्छा तरीके से चलेगा। बीजेपी का हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, वरना वो सिवाय भ्रष्टाचारी कुछ नहीं करेगा। तो बस अब आपको समझ में आ गया हो कि बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कांग्रेस से अलायंस करके। कांग्रेस ने हर जगह हर पार्टी को नुकसान दिया है, तो वहाँ पर बदरुद्दीन साहब को वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। मुसलमान सीट उसको चाहिए, क्योंकि उसको पता है मुसलमान सीट उसको वोट देगा, लेकिन हिंदू वोट नहीं देगा, क्योंकि वो हिंदू के सामने बोलते ही नहीं कि मैंने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद गिराया, लेकिन मुसलमान ज़रूर ये कर सकता है। तो मुसलमान कांग्रेस का बॉयकॉट करो और AIUDF का साथ दो। जहाँ तक MIM का मामला, इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अगर फिर बीजेपी जीतती रहे तो MIM भी वहाँ दखल देगी और अगले इलेक्शन में MIM भी चुनाव लड़ेगी। वो तभी होगा जब तक आप मुत्तहिद नहीं होगे। तो इस वीडियो को अप्रैल 2021 इलेक्शन आने से पहले ही असम के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप क्या चाहते हैं कि असम में AIUDF का INC से अलायंस करना सही है या गलत। आप अपनी बातों को कमेंट में रख सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इसके लिंक को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और लाइक और कमेंट जब आप करते हैं तब यूट्यूब ऐसी वीडियो को खुद ब खुद वायरल करवा देता है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और हक़ का साथ दीजिए। किसी से डर के एली तेली को वोट देने की ज़रूरत नहीं है।